हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए सीटेट जो आपका 20 अगस्त को एग्ज़ाम है 2023 का, उसके लिए हम हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और आई होप आप लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा सहायता मिल पाएगी। तो आइए देखते हैं सीटेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के। ठीक है, तो देखिए इसमें 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं और जो आपका 15 नंबर का है वो गद्यांश आता है। तो ठीक है, सबसे पहले देखिए आज हम लोग गद्यांश को करेंगे, उसके बाद इसी में हम लोग 15 पेडागोजी के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका पेडागोजी सॉरी हिंदी का जो गद्यांश है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए क्या लिखा है, 121 से 28 तक। ठीक है, क्या है, गद्यांश के क्वेश्चंस हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोजमर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती है। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है। शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति, बच्चों को मज़ेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। आगे क्या है, आगे देखिए है, इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ाने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में हैं। और इसी में आगे देखिए क्या है, इस स्तर की कहानियाँ बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए, उनमें बहुत ज़्यादा घटनाएं या पात्र नहीं हो तो बेहतर है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये गद्यांश समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन इसमें करेंगे। ये देखिए आपका हिंदी का जो सेकेंड पार्ट होता है उसका क्वेश्चन है और ये आपके 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, छोटे बच्चों में छोटे रिक्त स्थान है उसके आगे है विशेषता है। ऑप्शन 1 है परिणामवाचक, ऑप्शन 2 है संख्यावाचक, ऑप्शन 3 गुणवाचक और आपका लास्ट ऑप्शन है सर्वनामिक। तो देखिए छोटे बच्चे में छोटा मतलब क्या है, परिणामवाचक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है, सर्वनामिक है। तो देखिए जो छोटे होते हैं वो गुण में आते हैं। ठीक है, बड़ा, छोटा, लंबा, ये सब उसका गुण होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गुणवाचक। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखिए आपका 122 यानी कि दूसरा क्या है, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है पुनः प्लस आवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है पुनरा प्लस वृत्ति, 3 ऑप्शन है आपका पुनः प्लस रावृत्ति और चौथा है आपका पुनः प्लस आवृत्ति। तो देखिए पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद क्या होता है, पुनः प्लस आवृत्ति। देखिए पुनः हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे अ आता है, पुनः के बाद अ आता है, पुनः है तो अ आया, फिर यहाँ पे अवृत्ति है, अ प्लस अ मिलके क्या बन जाता है आ, यही हो जाता है पुनरावृत्ति। तो ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर, 1 ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। देखिए ए है से, दूसरा ऑप्शन है और 3 ऑप्शन है के लिए और चौथा है की। तो देखिए सबसे पहले आपको हिंदी में जो 8 कारक होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय कर्म से, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी आपादान से अलग होने के लिए, षष्ठी संबंधी काके की रारे री। ठीक है सब, तो इस प्रकार से आप लोग अपना याद कर लीजिएगा। तो देखिए से तो होता ही है कारक चिन्ह, ठीक है, आपादान से अलग होने के लिए, तो ये होता है के लिए, आपादान से अलग होने के लिए। और षष्ठी संबंधी काके की, देखिए ये भी आ रहा है तो इसका मतलब और नहीं आ रहा है, तो आपका राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा, और नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 124 का क्या है,
पुस्तक का चयन खाली स्थान है के आधार पर करना चाहिए। ए ऑप्शन है उपलब्धता, बी ऑप्शन है कीमत, सी ऑप्शन है आयु वर्ग और आपका लास्ट है 4 ऑप्शन नैतिक शिक्षा। ठीक है, पुस्तक का चयन रिक्त स्थान के आधार पर करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके पुस्तक का चयन है वो किसके आधार पर करना चाहिए, तो ये आपका है नैतिक शिक्षा के आधार पर करना चाहिए, ताकि बच्चों में जो नैतिकता का विकास हो, इसी के लिए नैतिक शिक्षा के आधार पर पुस्तक का चयन करना चाहिए। आगे देखिए आपका 125 यानी कि 5वां क्वेश्चन क्या है। छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए। ऑप्शन ए है दैनिक जीवन, बी ऑप्शन है वीर पुरुष, सी ऑप्शन है राजा रानी और फोर्थ ऑप्शन है नैतिक मूल्य। तो देखिए जो आपका 5वां क्वेश्चन है यानी कि 125वां, छोटे बच्चों की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा आपका नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्यों के आधार पर उनके जो विषय का मुख्य रूप है वो होना चाहिए। अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 126 क्या है। बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। ऑप्शन ए है लंबे, ऑप्शन 2 मज़ेदार, ऑप्शन 3 है सरल, ऑप्शन 4 है जटिल। तो देखिए हमने आपका पूरा ये गद्यांश पढ़ा था, आई होप आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, देखा होगा। तो आपका जो 126 का ऑप्शन है, देखिए ए ऑप्शन है लंबे, 2 है मज़ेदार, 3 है सरल और 4th है जटिल। तो देखिए जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा उन्हें मज़ेदार वर्ड यानी कि शब्द दोहराना अच्छा लगता है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 127वां क्या है ना, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि ए ऑप्शन है पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, बी ऑप्शन है लिखने में कुशलता प्राप्त होती है, 3 ऑप्शन है आपका बच्चे को कहानी याद हो जाती है, 4 ऑप्शन है आपका घटनाएं याद हो जाती है। तो देखिए जो सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व होता है वो जो बच्चे की पढ़ने की कुशलता प्राप्त होती है उसी में महत्व होता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए आपका 28वां क्वेश्चन क्या है, यानी कि 8वां। ठीक है, 128 का मतलब है यहाँ पर 8वां हिंदी में। देखिए क्या है, पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है। आयु वर्ग ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है कीमत, 3 ऑप्शन है आपका विषय और 4th ऑप्शन है आपका सामग्री। तो देखिए पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है, क्या है आयु वर्ग, कीमत, विषय, सामग्री। तो इसमें देखिए आपका कीमत, ठीक है, सबसे कम महत्वपूर्ण इसी की होती है। आयु वर्ग से भी पुस्तक लिए जाते हैं कि बच्चे को किस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसी के अनुसार उसको बुक खरीदें और जिस विषय उसको पढ़ाई करनी है उस विषय का खरीदें। सामग्री भी ध्यान में, तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाता है यहाँ पे कीमत। अगला देखिए आपका क्या है, फिर देखिए यहाँ पर एक और गद्यांश आ गया है आपका, इसमें 2 गद्यांश आएगा। ठीक है, एक गद्यांश आता है एक पद्यांश या फिर दोनों ही गद्यांश आ जाती हैं। तो देखिए 129 से 135 तक के, ठीक है, क्वेश्चन ही है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, चिनार वृक्ष सामान्यतः मध्यम आकार के मध्यम से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 50 मीटर अथवा इससे भी अधिक हो सकती है। इसकी लकड़ी का घनत्व तो बहुत अधिक का होता है। ध्यान से पढ़िएगा, जो चिनार की वृक्ष है, ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी होती है 50 मीटर, इससे भी अधिक हो सकती है और इसकी लकड़ी का घनत्व बहुत अधिक का होता है तथा यह मजबूत और कठोर होती है। ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिएगा गद्यांश, इसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे आगे। चिनार की लकड़ी सफ़ेद होती है तथा इसके किनारे पीले अथवा लाल रंग के होते हैं। इसकी लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है तथा रंग भी किया जा सकता है। इसकी लकड़ी न तो आसानी से कटती है और न आसानी से टूटती है सॉरी, किंतु यह टिकाऊ भी नहीं होती है। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते हैं। चिनार वृक्ष का तना सुंदर और आकर्षक होता है एवं इस पर कांटे नहीं होते, किंतु छूने पर यह खुरदुरा लगता है। चिनार वृक्ष के तने की छाल अविकसित सी होती है तथा यह पहाड़ी बनकर झरती रहती है। और क्या है, इससे इनका तना
सल्क वाला दिखाई देने लगता है। इसके पुराने वृक्षों की छाल झड़ती नहीं है, किंतु इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। चिनार वृक्ष की छाल का रंग धूसर, हरापन लिए धूसर अथवा सफेदी लिए हुए धूसर रंग का होता है। शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है और नारंगी अथवा नारंगीपन लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। और आगे देखिए क्या है। चिनार वृक्ष की शाखाएं कत्थई रंग की होती हैं तथा आसानी से नहीं टूटती, किंतु वृक्ष के बढ़ने के साथ ही वे नीचे झुकने लगती हैं और कभी-कभी वृक्ष के नीचे से गुजरने वालों से टकराने लगती हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा था कि वृक्ष की लकड़ी होती है। ऑप्शन ए है सफ़ेद, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन 3 है पीली और ऑप्शन 4 है आपका लाल। तो देखिए आपका हमने ऊपर पढ़ा था कि चिनार की जो लकड़ी होती है वो सफ़ेद होती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1। और देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। वाक्य में विशेषण शब्द हैं। ए ऑप्शन है इससे, बी ऑप्शन है, दिख नहीं रहा है, एक सेकंड, हाँ अब ठीक है। ए ऑप्शन है इससे, बी ऑप्शन है बनाए और आपका सी ऑप्शन यानी कि 3 ऑप्शन है कीमती, चौथा ऑप्शन है फर्नीचर। तो देखिए 130वां का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये कीमती। कीमती जो है इसमें विशेषण शब्द है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, समूह से भिन्न शब्द है। देखिए समूह से भिन्न शब्द है, पतली दुबली, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है लाल लाल, तीसरा ऑप्शन है कभी कभी और चौथा ऑप्शन है लंबी लंबी। तो देखिए आपका 131 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कभी कभी, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कभी कभी शब्द से, समूह के शब्दों से ये देखिए सबसे अलग है कभी कभी, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है। ये देखिए जो नहीं वाला क्वेश्चन होता है इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। क्या है, इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला आंसर है आसानी से नहीं टूटती है, ये तो है भाई, हैं। दूसरा ऑप्शन है आसानी से पालिश हो जाती है, तीसरा ऑप्शन है आसानी से कट जाती है, कट तो जाती ही है, आसानी से नहीं कटती है, सॉरी यहाँ पे ये है आसानी से नहीं कटती है। तो देखिए जो आपका 132 का राइट ऑप्शन है यही होगा, आसानी से कट जाती है, क्योंकि आसानी से नहीं कटती है। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आसानी से कट जाती है, यही नहीं होगा क्योंकि आसानी से नहीं कटती है, ठीक है, ये पॉलिश भी हो जाती है। आपका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए अगला क्या है, चिनार का तना होता है भुरभुरा, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कटीला, तीसरा ऑप्शन है चिकना और चौथा है खुरदुरा। तो देखिए हमने पढ़ा था कि उसका जो तना होता है वो कैसा होता है, खुरदुरा। का राइट ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है। तो हमने देखिए ऊपर पढ़ा था, पहला ऑप्शन है इसमें बसंत में, दूसरा ऑप्शन है सर्दी में, तीसरा ऑप्शन है गर्मी में और चौथा ऑप्शन है बरसात में। तो देखिए हमने बसंत ऋतु में शरद ऋतु में पढ़ा था, ठीक है, शरद ऋतु में पढ़ा था, तो वो कब आता है, सर्दी में। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। पहला है धूसर छाल, दूसरा है चिनार वृक्ष, तीसरा ऑप्शन है लंबी दरारें और चौथा है पुराने वृक्ष। तो इसमें देखिए कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, ठीक है। तो देखिए धूसर छाल, चिनार वृक्ष, लंबी दरारें, पुराने वृक्ष। तो देखिए जो चिनार वृक्ष है ये अलग है और ये सब इसी के भाग हैं, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
टू। तो देखिए ये आपके 15 नंबर गद्यांश के हो गए। अब हम लोग आगे आपका 15 नंबर का जो हिंदी पेडागॉजी होता है उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ये देखिए आपका पेडागॉजी का क्वेश्चंस है, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, सर्वाधिक उचित यानी कि सही तो चारों ही होंगे, लेकिन जो सबसे उचित होगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, उसी को हम लोगों को टिक करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए क्या है, सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए। और दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दें, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है आपका, बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। और आपका चौथा ऑप्शन है, बच्चों को केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक ही दी जाए। केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक तो नहीं दी जा सकती है। ठीक है, आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, देखिए समान रूप से होनी चाहिए सभी बच्चों की प्रगति। ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों की जो प्रगति हो वो समान रूप से ही हो। और भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए, तो जो बच्चों को क्रम से भाषा, जरूरी नहीं है कि देखिए सारे बच्चों को क्रम से ही भाषा कौशल सिखाए जाएँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ठीक है, उनमें कौशल पहले ही और कौशल आ जाते हैं। तो सबसे आपका जो ऊपर क्या है, उचित और सर्वाधिक उचित। ठीक है, तो आपका यही हो जाएगा, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को। पहला ऑप्शन है व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा ऑप्शन है साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, और तीसरा ऑप्शन है अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, चौथा ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अवसर देना। तो देखिए जो भाषा विकास के लिए बच्चों को जरूरी होता है वो क्या होता है आपका, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित, ये तो जरूरी देखिए नहीं होता है। साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत, साहित्य के लिए पुरस्कृत करने से बच्चों में भाषा विकास नहीं होता है। ठीक है, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित, अगर अनुकरण करेगा बच्चा तो भी उसका भाषा विकास नहीं होगा, इसलिए सबसे जरूरी है भाषा प्रयोग के अवसर देना। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला देखिए क्या है, देखिए किसी के बारे में लिखा गया है कि माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उसके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः खाली स्थान के कारण ऐसा करती है। पहला है डिस्ग्राफिया, दूसरा है अरुचि, तीसरा है लापरवाही और चौथा है आपका अज्ञानता। तो देखिए यहाँ पे लिखने से संबंधित पूछा है ना, ठीक है, यहाँ पे लिख छोटा बड़ा लिखती है तो लिखने से संबंधित क्या हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया, और जो देखिए जो लिखा पढ़ने से संबंधित होता है वो डिसलेक्सिया होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1 डिस्ग्राफिया। आई होप आप लोगों को ये भी पेडागॉजी के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, काफ़ी इजी हैं। तो देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे क्या है। देखिए भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत संबंधित है। पहला ऑप्शन है स्किनर, बी ऑप्शन है वाइगोत्स्की, सी ऑप्शन है चॉम्स्की और फोर्थ ऑप्शन है आपका पियाजे। तो देखिए जो भाषा अर्जन क्षमता है ये चॉम्स्की का दिया गया है। ठीक है, चॉम्स्की। और आपका अगला क्वेश्चन है 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों को लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। बच्चों के लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। पहला ऑप्शन है बहादुर बित्तो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए, दूसरा है बहादुर बित्तो कहानी को शीर्षक दीजिए, और तीसरा ऑप्शन है बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखिए, और चौथा है आपका बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बहादुर बित्तो कहानी को शीर्षक दीजिए, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है? देखिए पोर्टफोलियो में जो बच्चा होता है उसके सभी चीज़ों के बारे में एक फ़ाइल तैयार की जाती है, उसे ही पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो देखिए पोर्टफोलियो खाली स्थान में मदद करता है। पहला है ऑप्शन आपका समस्त क्षमताओं की जानकारी देने, दूसरा ऑप्शन है क्रमिक प्रगति का आकलन करने, और थर्ड ऑप्शन है आपका कार्य को संचित करने, चौथा ऑप्शन है बच्चों को भय युक्त वातावरण देने। तो देखिए पोर्टफोलियो किस में मदद करता है आपका, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 2, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। देखिए जो पोर्टफोलियो होता है वो बच्चों के प्रगति के विकास के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जब बच्चा अगली कक्षा में जाता है तो उसके जो पिछले क्लास टीचर वगैरह होते हैं वो पोर्टफोलियो एक फ़ाइल तैयार करते हैं, तो अगले टीचर को वो देते हैं ताकि वो बच्चे के बारे में अच्छे से जान पहचान कर सके कि उसकी क्या पसंद है क्या नहीं है, किस चीज़ में उसका मन लगता है, खेल से संबंधित है या किसी चीज़ से, तो टीचर को या फिर उसके माता पिता को जानने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका भाषा का मनुष्य की खाली स्थान और मनुष्य के खाली स्थान के साथ गहरा संबंध होता है। पहला है ऑप्शन अस्मिता विचार, दूसरा ऑप्शन है वैचारिकता व्यापार, तीसरा है अस्मिता व्यापार, चौथा है व्यावहारिकता व्यवहार। तो देखिए आपका 142 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए अच्छा अब हम लोग बैठा कर सबसे पहले इसको देखेंगे कहाँ क्या सही है। भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है, ठीक है। और यहाँ भाषा का मनुष्य की वैचारिकता और मनुष्य के व्यापार, व्यापार से तो देखिए यहाँ से कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे भी देखिए व्यापार से कोई संबंध नहीं है। भाषा का मनुष्य की व्यवहारिकता और मनुष्य के व्यवहार के साथ गहरा संबंध, ये सही नहीं होगा। देखिए सबसे आपका राइट ऑप्शन क्या है, अस्मिता और विचार। भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की, रिक्त स्थान है यहाँ पे खाली स्थान, और खाली स्थान को आत्मसात कर पूर्ण भाषित क्षमता रखते हैं। पहला है चुनौतियों प्रचलनों, दूसरा है जटिलताओं और नियमों, और तीसरा है चुनौतियों अवसरों, चौथा है जटिलताओं मानकों। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की चुनौतियों और प्रचलनों या फिर जटिलताओं और नियमों या फिर चुनौतियों और अवसरों या जटिलताओं और मानकों, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए आपका चुनौतियों और प्रचलनों को आत्मसात कर पूर्ण भाषित क्षमता रखते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे, ठीक है। एक प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता है जो कहती हैं कि अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है, ठीक है। वो अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़ कर के सुनाती हैं और उस पर चर्चा करती हैं। तो आप होने वाले शिक्षक हैं, तो आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। तो आइए पहला ऑप्शन है देखिए आपका पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। दूसरा है सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। तीसरा ऑप्शन है कहानी सुनने से समय नष्ट हो रहा है। और आपका चौथा ऑप्शन देखिए है, चौथा ऑप्शन है आपका कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। ये तो गलत है, ये तो होगा नहीं आपका, फोर्थ ऑप्शन कट गया आपका। तो देखिए क्या बचा है कि सुनाने से समय नष्ट होता है, ये भी गलत है। रीतियों को निभा रही है, ये भी गलत है। देखिए सबसे राइट ऑप्शन आपका बचता है पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। तो आपका
तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए देखते हैं हम लोग क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है तीव्र गति, दूसरा है उच्चारणगत शुद्धता, तीसरा ऑप्शन है शब्द पढ़ना और चौथा ऑप्शन है आपका अर्थ निर्माण। ठीक है, तो देखिए जो पढ़ने की कुशलता में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वो क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसका अर्थ को भी सीखते जाए। ठीक है, देखिए तीव्र गति से अगर कोई पढ़ता है तो वो जैसे गहन अध्ययन नहीं कर सकता है। ठीक है, उच्चारणगत शुद्धता ये होनी चाहिए बेशक, ये भी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, शब्द पढ़ना, लेकिन जो अर्थ निर्माण है ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि सर्वाधिक। ये चारों ही सही है बट यहाँ पे क्या पूछा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, अर्थ निर्माण। ठीक है, अगला देखिए आपका क्या है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि संयुक्त परिवारों में बच्चों का जो भाषा विकास होता है वो अपेक्षाकृत बेहतर होता है। ठीक है, इसका आधार क्या है। देखिए जो बच्चे संयुक्त परिवार में रहते हैं उनके परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन, चचेरे भाई बहन, ठीक है, आदि लोग होते हैं। तो इससे उसके भाषा क्या आधार है इसका, तो पहला ऑप्शन है देखिए परस्पर अंतःक्रिया, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा परस्पर प्रश्नोत्तर, तीसरा है बड़ों की परिपक्व भाषा और चौथा है बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण। तो देखिए इसका सबसे सबसे महत्वपूर्ण जो आंसर होगा, ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण वो होगा परस्पर अंतःक्रिया, यानी कि वो परस्पर सबके संबंधों में आता रहता है, हमेशा बातचीत करता रहता है। ठीक है, तो परस्पर यानी कि निरंतर अंतःक्रिया उसकी होती रहती है। लेकिन वहीं पर जहाँ बच्चा एकाकी परिवार में रहता है वो परस्पर संबंध स्थापित यानी कि अंतःक्रिया नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है। यह भाषा के माध्यम से जो बच्चों का ज्ञान होता है, ज्ञान क्षेत्र वो भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है। पहला ऑप्शन है इसमें विभिन्न प्रकार की कविताओं का, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं की और चौथा है बाल साहित्य की पुस्तकों की। तो देखिए जो भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र विस्तृत होता है जिसमें सबका सबसे सर्वाधिक योगदान यहाँ पे पूछा है किसका होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे सर्वाधिक जो योगदान होता है वो बाल साहित्य की पुस्तकों का होता है। क्योंकि विभिन्न प्रकार की कविताओं पढ़ने से कुछ नहीं होता है बालक का, ठीक है, वो बस खाली अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ता है, उसे अच्छा लगता है, उसमें उसकी रुचि होती है। लेकिन जो बाल साहित्य की पुस्तकें होती है उसमें क्या है कि ज्ञान क्षेत्र उसका बढ़ता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। जो प्राथमिक स्तर पर आपकी भाषा सीखने और सिखाने की सबसे पहली शर्त होती है वो क्या होती है। पहला ऑप्शन है बाल साहित्यकारों का साहित्य, दूसरा ऑप्शन है चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, तीसरा है सरल पाठ्य पुस्तक, चौथा है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। तो देखिए दोस्त सॉरी फ्रेंड्स, जो आपके प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त होती है उसका क्या होता है कि बाल साहित्यकारों का साहित्य, ये तो नहीं होगा आपका। ठीक है, क्योंकि बाल का साहित्यकारों के साहित्य से बच्चा जो प्राथमिक स्तर सीखने सिखाने सबसे पहली शर्त इसकी नहीं हो सकती है। देखिए दूसरा है चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, इससे भी जो बच्चे की भाषा सीखने सिखाने की शर्त होती है ये पहली नहीं है। और सरल पाठ्य पुस्तक इससे भी नहीं है क्योंकि पहली जो प्राथमिक कक्षा पर बच्चे होते हैं सरल पाठ्य पुस्तक से उनका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, और चौथा है निवेश समृद्ध संप्रेषण वातावरण। तो देखिए ये सबसे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे राइट ऑप्शन ये हो जाएगा क्योंकि समृद्ध
सॉरी निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, जहाँ पे आपका वातावरण निवेश समृद्ध होगा वहाँ पर जो प्राथमिक स्तर की भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है वो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला देखिए हमारा क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह क्या है। पहला ऑप्शन है आपका वैध नहीं है, दूसरा ऑप्शन है बहुत गलत है, तीसरा है स्वीकार्य है, चौथा है अस्वीकार्य है। तो देखिए जो पहले और दूसरी कक्षा में बच्चे अपने हिंदी भाषा का अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं प्रयोग करने के लिए, उसमें देखिए वैध नहीं है, ये तो गलत है और बहुत गलत है, ये भी गलत है क्योंकि जब बच्चा स्कूल में अपने जाता है पहली दूसरी कक्षा में सबसे पहले वो अपनी माता का ही भाषा बोलता है, ठीक है, जो अपने माता पिता से सीखा हुआ रहता है। उसके बाद स्कूल में जाने के बाद और वो अपने दोस्तों टीचरों से भी जो सीखता है उसके बाद वो बोलने लगता है भाषा। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 3 स्वीकार्य है। अगला देखिए क्या है। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है ये हिंदी का आज टॉप 30 में, ठीक है। रूपा चौथी कक्षा में पढ़ाती है, रूपा कोई लड़की है, वो चौथी कक्षा में पढ़ाती है, ठीक है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त ही मुफ्त, ये एक लोक कथा है जिसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त, ठीक है, पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य है बहुभाषिकता को संबोधित करना, पहला ऑप्शन है। दूसरा है अभ्यास प्रश्न को करवाना। तीसरा ऑप्शन है अन्य भाषाओं को जानना। और चौथा है सभी बच्चों को अवसर देना। तो देखिए इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण बहुभाषिकता को संबोधित करना। देखिए जो रीता है ये गुजराती का लोक कथा पढ़ाती हैं, इससे वो चाहती हैं कि बच्चों में बहुभाषिकता का विकास हो, वो अपनी भाषाओं को तो जाने ही लेकिन दूसरी की भी भाषाओं को जाने, ठीक है। तो देखिए आज हम आपके लिए यही टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ही निभाएंगे। आई होप आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ऐसे हम आप लोग के लिए डेली प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे, हिंदी, CDP, मैथ, अदर सब्जेक्ट जो कि 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।